अस्सलाम वालेकुम। बज़्म उर्दू अदब चैनल के लिसनर्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी नया नया कंटेंट सुनने को मिले। शुक्रिया। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है, कभी दिलसोज लम्हों से, कभी बेकार रस्मों से, कभी तकदीर वालों से, कभी मजबूर कस्मों से। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है, कभी ये चाँद जैसी है, कभी ये धूप जैसी है। किसी का चैन बनती है, किसी को रोल देती है, कभी ले पार जाती है, कभी ये मार जाती है। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। ये वक्त इन बातों का नहीं है। इसके लहजे में संजीदगी दर आई थी। प्लीज़ माफ़ कर देना, मुझे अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हो गया है। वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला गया था। जो लफ्ज़ इसकी ज़ुबान नहीं कह रही थी वो खामोशी ने कह दिया था। इसको माफ़ नहीं कर सका था वो। मैं तुमसे माफ़ी का कह रही हूँ, माफ़ करने की इल्तिजा कर रही हूँ। सच तो ये है कि माफ़ करना इतना आसान कहाँ होता है। इस हकीकत को मैं भी जानती हूँ। सबकी ख्वाहिश के बावजूद मैं तुम्हें कभी माफ़ ना कर सकी थी। तुमसे कोई झगड़ा ना था और ना ही दुश्मनी। ज़ाती तौर पर कोई ऐसे ताल्लुकात भी न थे जो तुम्हारे और मेरे माबैन तनाज़े और नफ़रत का बायस होते। अलबत्ता तुमसे दुश्मनी का जो सबब बना वो मेरा बाप था, जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला है। मेरे गुस्से और नफ़रत बनने की वजह वो वालिहाना मोहब्बत है जो वो तुमसे करते हैं, और मैं इनकी सगी बेटी होकर इस मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम रही हूँ। देखो, औलाद सिर्फ़ औलाद होती है, जायज़ व नाजायज़ दुनिया वालों की निगाहों में होती है। बाप की निगाहें इस फ़र्क को महसूस नहीं करती हैं। आह! इसने कराहत के साथ करवट बदली। इसके जिस्म का जोड़ जोड़ गोया दर्द का दरिया बन गया था। टीसें थीं कि बढ़ती जा रही थीं, मगर सोचें कहीं और ही उलझ उलझ कर इसकी बेसकूनी को बढ़ावा दे रही थीं। मैं ये किस बहस में सर खपाने लगी हूँ। नफ़रत और दुश्मनी की बातें जहर से ज़्यादा कड़वी लग रही हैं। आज वक्त ने बता दिया है कि मैं जो कल तक खुद को आसमान का एक सितारा समझा करती थी, आज ज़मीन पर पड़े अनगिनत ज़र्रात में से एक हक़ीर व बेतौकीर ज़र्रा हूँ। मेरी एहसान फरामोशी और बदगुमानियों का भरपूर थप्पड़ मेरे मुँह पर लग चुका है। मैं कल तक जिसकी जान लेने के मंसूबे बनाती रही, आज इसी शख्स ने मेरी जान बचाई है। जब एहसान का रिश्ता कायम हो जाता है तो वो बदगुमानियों और रंजिशों की स्याह दीवार को ढांप देता है, और जब ये रास्ते से हटती है फिर सामने हर मंजर वाज़ेह होता चला जाता है। हर शय वाज़ेह दिखाई देने लगती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसको अपने रवैयों की बदसूरती व बदसलूकी दिखाई देने लगी थी, और महसूस होने लगा था कि वो क्या कर चुकी है। 10 मिनट बाद वो वापस आ गया था। एक हाथ में छोटी ट्रे थी, दूसरे हाथ में बाउल था जिसमें पानी और सफ़ेद कॉटन का पीस था। वो सामने इस मेज़ पर रख दिया था। मुझे कुकिंग नहीं आती, ओनली नूडल्स बना सकता हूँ, सो नूडल्स ही बना कर लाया हूँ। आई होप तुम्हें पसंद आएंगे। वो इसके करीब ही बैठ गया था। इसके अंदाज पर वो मुस्कुरा भी न सकी थी कि होंठों की सूजन बढ़ चुकी थी। नौफिल ने इसकी तरफ देखा था और पानी का बाउल उठाकर इसमें मौजूद कपड़े को निचोड़कर आहिस्ता आहिस्ता इसके सूजे हुए होंठ साफ करने लगा था जहाँ खून जम गया था, और इस दौरान इसका चेहरा गम और गुस्से के बायस सुर्ख हो रहा था। बारिश खूब बरसी थी। दरख्त धुलकर निखरे सरसब्ज हो गए थे। एक एक पत्ता मुसरत से गुनगुनाता हुआ महसूस हो रहा था। उर्वा खिड़की में खड़ी लॉन का नज़ारा कर रही थी। शाहज़ेब से मुलाकात के बाद इसने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। शाहज़ेब की निगाहों में जो इसके लिए एहतराम और इज़्ज़त थी, जो खुलूस व मुरव्वत थी, इन तमाम बातों ने इसके अंदर अजीब से जज्बात भर दिए थे। वो जब इससे मिलने ऑफिस गई थी तो अपने मखसूस स्लीवलेस शर्ट और पिंडलियों तक फोल्ड जीन्स ज़ेब तन करके गई थी, और इसने बिल्कुल ज़ैद की तरह इसको इग्नोर किया था।
मगर आते वक्त जब कार तक छोड़ने आया था इस वक्त इसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा था, औरत पूरी तरह ढकी हुई ही हसीन दिखाई देती है, बल्कि इस तरह जिस तरह चांद बदलियों में पोशीदा होकर पुरकशिश दिखाई देता है। इसकी हर बात की तरह ये बात भी इसके दिल को छू गई थी। न जाने कैसा सहर फूंका था इसने जो इसकी हर बात की गर्विदा होती चली गई थी। वो हालांकि वो कोई आमो मासूम सी लड़की नहीं थी और ना ही शाहजेब इसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था। ना मालूम कितनों को तो वो उंगलियों के इशारों पर नचाकर छोड़ चुकी थी। दुबई से पाकिस्तान आने के बाद इसकी निगाहें जैद की पुरकशिश शख्सियत की असीर होकर रह गई थीं। इसको पाने के लिए हर बात आजमा चुकी थी वो, लेकिन वो इसके लिए बना ही नहीं था। जैद की सी महरूमी की तरह दिल के किसी गोशे में छुपा था, मगर इसको उम्मीद थी शाहजेब की हमराही इस महरूमी को किसी न किसी दिन ख़त्म कर देगी। कुछ लोग जादूगराना सलाहियतों के मालिक होते हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाता है, जिसको चाहते हैं इसे अपना बना लेते हैं, जैसे वो बन गई थी। एक मुलाकात काफ़ी थी दिल की दुनिया बदलने के लिए। वो शाहजेब के हवाले से सोचती हुई लाउंज में आई तो ममा और इफ्रा को खासे मुतफक्किराना अंदाज में विराजमान पाया। सब खैरियत तो है ना? आप लोग काफ़ी परेशान लग रहे हैं। वो इफ्रा के करीब बैठती हुई फिक्रमंदी से गोया हुई। आपके डैड आ रहे हैं कुछ हफ्तों बाद। डैड आ रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। वो हैरान हुई। खुशी की बात तो है, मगर तुम्हें मालूम है डैडी इमराना आंटी को साली नहीं सगी बहन की मानंद समझते हैं, और जब इनको मालूम होगा कि हम इनसे कता ताल्लुक़ किए बैठे हैं तो सख्त खफा होंगे। वो खौफ की बहुत मामूली बात है। जब इनको इल्म होगा कि कता ताल्लुक़ के मुहर्रिकात क्या थे, किस बात पर झगड़ा हुआ था, तो सोचो असल बात जानने के बाद क्या होगा। मैं तो सोच सोच कर हौल रही हूँ कि इमराना ने सच उगल दिया तो हम कहीं के ना रहेंगे। खौफ व फिक्र से रिजवाना की आवाज़ डूब रही थी। और इमराना आंटी सच कैसे ना बोलेंगी, बल्कि सच में झूठ के तड़के भी लगाती जाएंगी। वो तो इसी मौके की तलाश में है। हैरत अंगेज बात यह है आंटी ने अभी तक डैडी को बताया नहीं। हद करती हो इफ्रा, तुम भी क्या भूल गई हो? डैडी लंबी बात फ़ोन पर कहाँ करते हैं, ना सुनते हैं। वो फेस टू फेस ही ऐसी बातें सुनते हैं। और हमारे हक़ में ये बात अच्छी हुई कि इमराना आंटी और डैडी के कॉन्टैक्ट नंबर्स बदल गए हैं, थैंक गॉड, वरना लंबी कॉल न सही भूस में चिंगारी तो आंटी डाल ही चुकी होती और डैडी इनकी कॉल सुनते ही यहाँ होते। अब भी वो यही करेगी, पूरी आग लगाएगी। फिर हम क्या करें मम्मा? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है डैडी को आने से रोक सकते हैं और ना ही इमराना आंटी से मिलने से। इफ्रा को भी बाप के गुस्से से सख्त डर लगता था। मैं यही सोच रही हूँ कि जाकर इमराना को राज़ी करती हूँ। रिजवाना को यही रास्ता समझ में आया था। वो इतनी आसानी से राज़ी हो जाएंगी क्या? इम्पॉसिबल। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको राज़ी करने की। हर कीमत पे इसको रजामंद करना होगा कि वो हमारे दरमियान होने वाले झगड़े का भूल कर भी जिक्र ना करे। रिजवाना बेचैनी और इज़्तिराब से हाथों का आपस में रगड़ रही थी। माँ की हालत बेटियों को भी परेशान कर रही थी। बाप के मिजाज को वो भी बखूबी जानती थी। वैसे भी अपने कारोबार में वो मसरूफ़ रहते थे। बेहद मसरूफ़ शख्सियत और कारोबारी आदमी थे वो। अपनी मसरूफियत के दौरान वो घर वालों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं किया करते थे। मसरूफियात कम होने पर वो सबको वक्त देते थे, क्योंकि वो कच्चे कानों और तंग जहनियत के मर्द थे। किसी भी झूठ को सच मान लिया करते थे। मम्मा, इमराना आंटी से खैर की तवक्का रखना अबस है। अगर आप इनके कदमों में अपनी जान भी दे देंगी तो भी इनका पत्थर दिल नहीं पिघलेगा। वो ऐसे ही पत्थर रहेंगी। वो जिससे दुश्मनी कर लें फिर इसको कहाँ माफ़ करती हैं। आप इनको मनाने का ख्याल छोड़ दें। उर्वा ने सर झटक कर इनको इरादे से बाज रखना चाहा। फिर डैडी के कहर से कौन बचाएगा? आंटी से लड़ते वक्त ये भूल ही गए थे कि डैडी को भी अनकरीब यहाँ आना है। आंटी को इनकी शरंगेज इरादों से सिर्फ जैद ही बचा सकता है। मेरा मतलब है पास रख सकता है। जैद के नाम पर वो लड़खड़ाई। जैद भाई, अपनी बात तो इनसे मनवा नहीं सकते? वो हमारी सपोर्ट कहाँ करेंगे? इफ्रा ने मुंह बनाकर कहा। वो सिर्फ सौदा के मामले में आंटी के सामने ज़बान नहीं खोल सके, या ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो अज खुद ही मुंह बंद किए बैठे थे। वगरना वो सौदा को अपनाने का कहता तो आंटी की जरूरत ना थी ना कहने की, बिकॉज वो अच्छी तरह जानती हैं कि जैद बहुत पावरफुल है। इनके अकाउंट में इतना ही पैसा होता है। तमाम लग्जरीज इनके दम से ही हासिल हैं। हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक बात कर रही हो। जैद ने माँ को मलका बनाकर रखा हुआ है, लेकिन वो हमारी बात क्यों मानेगा? हमने इसकी भी खूब बेइज्जती की थी, बुरा भला कहा था। रिजवाना को अपनी ज़्यादतियाँ याद आई तो मायूसी से गोया हुई। यही तो फ़र्क है आप और मुझ में। आप बचपन से जैद को जानती हैं, लेकिन आज तक नहीं जान सकी, और मैं चंद सालों की शनासाई के बावजूद इसको अच्छी तरह जान गई हूँ। वो आंखें बंद करके इसको तसव्वुर में देखते हुए कह रही थी।
وہ انا پرست نہیں ہے، نہ ہی انتقامی جذبوں کا زہر اس کے اندر موجود ہے۔ آپ اس سے رابطہ کریں، خود معلوم ہو جائے گا آپ کو وہ کیسا انسان ہے۔ وہ آپ کے بدصورت رویے کا ذرا بھی احساس نہ دلائے گا آپ کو۔ آپ ایک بار کال کریں، اس کو اپنے اندیشے بتائیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر پر یقین لہجے میں کہا۔ افرا بیٹھی قریب اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھ کر دکھ سے بول اٹھی، تم ابھی بھی اس کے سحر سے آزاد نہیں ہو عروا؟ ٹوٹے خوابوں کی گٹیاں سمیٹنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے نا؟ نوفل کے لیے وہ لمحات بڑے کٹھن اور صبر آمیز ثابت ہو رہے تھے جب انشرا شدید تکلیف کے باعث نوڈلز بھی بمشکل کھا رہی تھی۔ درد اور تکلیف کی شدت سے ہونٹوں کو حرکت دینا اذیت ناک تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا انشرا کوئی عام لڑکی نہیں ہے جو ایسی چوٹوں سے گھبرا کر نازک مزاجی کا مظاہرہ کرے یا نخرے دکھائے۔ اسے علم تھا وہ بہت بہادر و صبر و برداشت کرنے کی مالک لڑکی ہے۔ اس کی یہ اذیتناک حالت اس پر کیے گئے وحشیانہ تشدد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کا گلاب کی مانند چہرہ اس قدر سوج گیا تھا کہ اس کی آنکھیں جو بڑی بڑی سحر انگیز تھیں سوجن کے باعث چھپ کر رہ گئی تھیں۔ چہرہ سرخ اور نیلے نشانات سے پر تھا۔ جیسے تیسے اس نے نوڈلز کھائے اور ساتھ ہی نوفل نے درد کی گولی بھی کھلا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بے خبر سو گئی تھی۔ خاصی دیر تک وہ اس کے سونے کے بعد گمسم سا اس کو دیکھتا رہا تھا۔ ایک ہی رات میں کیسی کایا پلٹ ہوئی تھی۔ کل تک وہ اس کے نام سے بھی متنفر ہونے والی آج معافیا مانگ رہی تھی، معاف کرنے پر اصرار کر رہی تھی۔ وہ ناقابل تصور تشدد کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے ہی ادنیٰ ملازمین نے اس پر ظالمانہ تشدد کیا تھا اور وہ خود کو نامعلوم کیا شاید سمجھنے لگی تھی۔ لمحوں میں عرش سے فرش پر آ گئی تھی۔ اس وقت اس کی حالت کے تحت لاکھ دل میں ہمدردی و مروت کے جذبات سہی مگر اس کی گئی زیادتیاں بھلا دینا اتنا سہل نہ تھا۔ پھر اس کی فضول حرکتوں نے اس کے یقین اور اعتماد کو متزلزل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس پر کمبل درست کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آ کر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگا تھا۔ بجلی آ گئی تھی اور لائٹس کے آن ہوتے ہی بکھرا ہوا سامان واضح دکھائی دینے لگا تھا۔ اسے کسی شے کو نہ چھوا تھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا لیکن بارش اور کالے بادلوں کے باعث رات کا ہی سما محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پردے برابر کرتا کھڑکی سے ہٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور جیب سے موبائل نکال کر بالی کو کال ملائی۔ وہ جانتا تھا کہ ان پر لمحہ لمحہ باری گزر رہا ہوگا۔ انشرا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بالی کی نگاہوں نے ایک پل کے لیے نیند سے سمجھوتا کرنا گوارا نہ کیا ہوگا۔ انشرا کے اغوا کے دوران وہ بالی کی اس سے محبت کی شدت کو محسوس کر چکا تھا، سو موقع ملتے ہی اسے کال کی۔ دوسری طرف حسب توقع پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ان کی پریشانی کے خیال سے انشرا پر کیا جانے والا تشدد چھپا کر ساری حقیقت بتا دی تھی اس نے، جسے سن کر بالی حیرت و دکھ سے حیران رہ گئی تھی۔ پولیس اہلکار وہاں آ گئے تھے۔ پھر کچھ وقت اس کا ان کے ساتھ گزرا تھا۔ اس تمام کارروائی کے دوران انشرا بیدار ہو گئی تھی اور اس کا بیان بھی لے لیا گیا تھا۔ وہ لوگ چند ملزموں کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرا کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ گیٹ بند کر کے آیا تو وہ اس کو لاؤنج میں کھڑے پایا۔ ریڈ و بلیک پشمینہ کی شال اس نے اس انداز میں اوڑھی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ کسی حد تک چھپ گیا تھا۔ وہ بھی اس سے فاصلے پر رک گیا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی اور وہ اس پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ وقت گویا ٹھہر ٹھہر کر گزر رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کی حدت محسوس کر رہی تھی۔ ان نگاہوں میں کوئی محبت و چاہت کی چراغ روشن نہ تھے۔ ان آنکھوں میں شدید قہر و غیظ و غضب کی بجلیاں گوند رہی تھیں۔ وہ لب بھینچے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور پہلی بار اس کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی تھی۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہیں؟ خاموشی طول پکڑنے لگی تو اس نے گھبرا کر پوچھا۔ جواباً وہ گہری سانس لے کر خشک لہجے میں گویا ہوا، نتھنگ، میں چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ جا رہے ہیں؟ وہ حواس باختہ ہوئی۔ جانا تو پڑے گا، مما اور پاپا کو بتا کر نہیں آیا تھا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بالی کی کال آئی تھی، اس سے معلوم ہوا۔ تم اس کی کال پک نہیں کر رہی تھی اور پریشان کن بات یہ تھی کہ ملازمہ اور واچ مین کا فون بھی آف جا رہا تھا۔ تمہاری نانی اور بالی کی پریشانیوں نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر ان کی کال نہ آتی تو میں اس ٹائم تک مر چکی ہوتی۔ وہ اس کی بات خطا کر کے جھجھری لیتی ہوئی گویا ہوئی۔ یہ تمہاری اپنی چوائس تھی۔ اینی ویز میں جا رہا ہوں، گیٹ بند کرو آ کر، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آپ مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تنہا رہنا تمہاری اپنی چوائس ہے۔ وہ رکا نہیں تھا۔ انشرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بھاگ کر اس کا بازو پکڑ کر گویا ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، یہاں رہی تو مر جاؤں گی تنہائی میں۔ تیرے ناداں کو سمجھانا لا حاصل رہا، تیری یادوں کو بھلانا لا حاصل رہا،
हिज्र में बसर कर दी ज़ीस्त सारी, अब वो आया तो इसका आना ला हासिल रहा। आज मौसम खुशगवार था। कई दिनों तक बरसने वाली बारिशों ने गर्मी और हब्स का जोर तोड़ दिया था। इमराना मायदा के हमरा शॉपिंग करने मॉल आई थी और शॉपिंग करके निकली तो ड्राइवर ने कार खराब होने की इत्तला दी थी। खराब हो गई? क्या मतलब है तुम्हारा? चेक करो क्या खराबी हुई है। अभी आए तो ठीक थी, इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई? इमराना अबरू चढ़ाकर तीखे लहजे में इसको डांटने लगी। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है बेगम साहिबा, ना मालूम क्या खराबी हुई है, ये वर्कशॉप जाकर ही मालूम होगा। वो दबे दबे अंदाज में बोला। वर्कशॉप जाकर ही मालूम होगा? ड्राइवर हो, तुम्हें इतना मालूम तो होना चाहिए ना, बस बन गए हो शोफर मुफ्त के पैसे बटोरने के लिए। प्लीज ममा लीव इट, मायदा ने आहिस्तगी से इमराना का हाथ दबाते हुए कहा। लोगों की आमदोरफ्त वहां जारी थी, जो इमराना के गुस्से से बिगड़े चेहरे और ड्राइवर के झुके हुए सर को देख रहे थे। लोग हमें देख रहे हैं, इसने नरमी से कहा। हाँ तो देखने दो, आंखें हैं तो देखेंगे भी। मैं अभी प्राइवेट सर्विस को कॉल करती हूँ, 5 मिनट में वो लोग कार भेज देंगे। आप बिला वजह ही टेंस हो रही हैं। हाँ करो कॉल, इस नालायक की वजह से अब हम रेंट की कार में जाएंगे। मुझे सख्त जहर लगता है किराए की कार में जाना। कम ऑन मम्मा, अब तो ये आम सी बात हो गई है, कोई गिल्ट नहीं है। मायदा ने मुस्कुराते हुए इन्हें समझाते हुए बैग से कॉल करने के लिए सेल फोन निकाला ही था, मान मुदस्सिर की कार इनके करीब आकर रुकी। ओ डैडी, मायदा भागकर इनसे लिपट गई। इन्होंने भी मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। इमराना की आंखों में एक दिलरुबा सी चमक उभरी थी। इन्होंने बेख्तियार आंखों से डार्क ग्लासेस हटाए और पुरशौक निगाहों से इनकी तरफ देखा, जो लाइट ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट में बेहद सोबर और डिसेंट लग रहे थे। वो हुमकते दिल के साथ आगे बढ़ी, जबकि वो एक सरसरी निगाह इन पर डालकर ड्राइवर से कार की खराबी के मुताल्लिक पूछने लगे थे। इमराना के दिल में पुरानी मोहब्बत असर-ए-नौ बेदार होने लगी थी। वो मुस्कुराकर एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि फ्रंट डोर खोलकर उरूसा को बाहर निकलते देखकर इनके कदम जमकर रह गए थे। चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे थे। खिड़कियों पर चढ़े डार्क शीशों के बायस वो उरूसा को देख न सकी थी। उरूसा भी इनके मिजाज से वाकिफ होने की वजह से चंद लम्हों तो बाहर निकलने की हिम्मत न कर सकी, मगर अंदर बैठे रहना भी मायूब लग रहा था। सो दिल ही दिल में डरती, खुद को मुतमईन जाहिर करती कार से निकल आईं और इमराना की जानिब बढ़ीं। अस्सलाम वालेकुम आपी, उन्होंने खुलूस से हाथ बढ़ाया। बड़े तहक़ीर भरे अंदाज में इनका बड़ा हुआ हाथ नज़रअंदाज करके दूर खड़ी हो गईं। इसी असना में मायदा वहां आकर बड़े पुरतपाक अंदाज में उनसे मिली थी। आंटी, आप तो घर का रास्ता ही भूल जाती हैं, आती ही नहीं हैं। उनकी सादगी और पुरतकल्लुफ़ अंदाज ने मायदा को भी गर्विदा कर दिया था। मुदस्सिर जब कहते हैं मैं आ जाती हूँ, अब आप ही को लेकर आओ ना, वो घर भी आपका ही है, बल्कि अभी साथ ही चलें। उरूसा दोस्ताना अंदाज में कहती हुई बार बार इमराना की जानिब देख रही थी, मगर इमराना की हालत इस वक्त नीम चढ़े करेले की मानंद थी। मायदा, तुम कॉल कर रही थी गाड़ी बुलवाने के लिए, फटाफट करो, मुझे इस औरत की मौजूदगी तकलीफ दे रही है। मम्मा प्लीज़ खामोश हो जाएं, मायदा सख्त शर्मिंदगी से गोया हुई। शट अप, तुम इस दो कौड़ी की औरत की हिमायत करोगी? मैंने वर्कशॉप फ़ोन कर दिया है, वहाँ से मैकेनिक आ रहा है। फसल जब तक कार के पास ही रहेगा, कार में कुछ फॉल्ट हो गया है। इनकी गुफ्तगू से बेखबर मुदस्सिर साहब वहाँ आकर गोया हुए। इस असना में ड्राइवर फसल डिग्गी में इनकी शॉपिंग का सामान मुंतकिल करने लगा था। इमराना ने गुस्से से फजल को रोकना चाहा। इसको क्यों डांटती हो, वो तो मेरे हुक्म पर सामान रख रहा है। मुदस्सिर इसकी तरफ देखकर जताने वाले अंदाज में मुखातिब हुए। हमारा सामान वो आपकी कार में क्यों रख रहा है? मैं तुम लोगों को घर ड्रॉप करने ही जा रहा हूँ। नो थैंक्स, हम चले जाएंगे, आपके एहसान की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बेटी की वजह से तुम्हें भी बर्दाश्त कर लूँगा, कम ऑन। यहाँ तमाशा ना बनवाओ, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर चला जाऊँगा। मुदस्सिर भी इनके साथ किसी रियायत के रवादार ना थे। रस्सी की भी अजीब फितरत होती है, जल जाती है पर बल ही नहीं जाते। वो इनको बैठे देखकर बड़बड़ाए हुए अंदाज में कह रहे थे। अंशरा को नूफिल के साथ आए कई दिन गुजर गए थे। इसके जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। हस्ब तवक्का इसको यहाँ हाथों हाथ लिया गया था। ज़रक़ा बेगम और यूसुफ साहब ने
गोया इसको पलकों पर बिठा कर रखा था। यूसुफ साहब और नौफल की पहुंच के बायस इसी शाम में चौकीदार और मुलाजमा को गिरफ्तार कर लिया गया था, जब वो तमाम चोरी शुदा सामान लेकर डायवो में फरार हो रहे थे। वो अब जेल में अपना इबरतनाक अंजाम भुगत रहे थे। इबरत महज इनको ही नहीं, अंशरा को भी हासिल हुई थी। अना की सबसे बुलंद चोटी से वो शर्मिंदगी और खुजालत के गड्ढे में गिर गई थी। कल जो बाजी वो जीत रही थी, आज वो बाजी मात दी गई थी। यहाँ सब इस पर दिलो जान से फिदा थे। पानी पीने के लिए भी बेड से उठने नहीं दिया जा रहा था। हर नेमत इसको वहाँ बैठे बैठे ही दस्तयाब हो रही थी। इन सब में एक वही था जो इसको यहाँ लाकर भूल गया था। एक बार फिर इखलाकत और मुरवतन ही दिखाई देने की खातिर ही सही मिजाज कुर्सी को आ जाता और इसके दिल को कुछ तसल्ली तो होती कि वो गुजारा हुआ वक्त भूलने को राजी है, इसकी ज्यादतियाँ और बेरुखी भूलने को तैयार है। लेकिन वो तो इसके दिल की हालत से बेखबर, ज़मीर की चुभन से बेनियाज, खुद में ही गुम था। अनशिटर, ये कौन सा बहरूप बदला है तुमने? एक ही रात, फ़कत एक रात तुम्हें मोहब्बत से शनासाई फराहम कर गई। नौफिल की तो तुम जानी दुश्मन हुआ करती थी। इसको मारने और सिक पहुंचाने की तुमने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए, कैसे कैसे जानलेवा तरीक़े ना अपनाए। इसकी शफ़ाफ़ मोहब्बत और खुलूस को तुमने हक़ारत की नज़र कर दिया और नफ़रत और इंतकाम में तुम अंधी होकर इसकी आंखें खोल दी थीं। तुम्हारी नफ़रत और बुग़्ज़ को वो भी समझ गया था, लेकिन वजह आज तक नहीं समझ पाया है। मगर तुम्हारी घर पर तन्हा रहने की हरदर्मी और ज़िद के नतीजे में जो तुम्हारा हाल हुआ है, इस हाल ने इसके दिल में ऐसे नामालूम क्या जज्बात भड़काए हैं जो वो तुमसे मिलना भी पसंद नहीं कर रहा, एक जगह रहते हुए भी। इसका ज़मीर बेदार होकर लताड़ने लगा था सख्त तंज़िया अंदाज में। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं गलती पर थी। कितने अरसे पर मोहित होगा गलती का एहसास? अभी तुम उदास और दुखी हिरनी की मानिंद गर्दन झुकाए शिकस्त खुर्दा सी बैठी हो। कल जब तुम इस तकलीफ से मुकम्मल आज़ाद हो जाओगी, बरसात की खौफनाक रात तुम्हारे जहन से महव हो जाएगी, फिर तुम वही अंशरा होगी, मखरूर, बददिमाग, बदलिहाज और मुंतकिम मिजाज लड़की जो किसी के गुनाहों की सज़ा दूसरों को देकर मुसरत और तस्कीन महसूस करती है, जो जितनी बुलंदी पर परवाज करता है वो इतनी ही पस्ती से गिरता भी है। ये बातें तुम किसको सुनाकर इम्प्रेस करोगी? नौफिल को, जिसने तुम्हारे इतने कारेबार बर्दाश्त किए, वो तुम पर क्यों एतबार करेगा? किस तरह यकीन दिलाओगी? क्या तुम में इतनी हिम्मत और एतमाद है? जिस्मानी तकालीफ से निजात मिल गई थी, मगर ज़मीर की नश्तरजनी जारी थी। ये ज़मीर भी बड़ी अजीब शय है। जब इंसान गलती करता है तो सिर्फ ख्वाबीदा बच्चे की मानिंद धीरे से बेचैन होकर फिर सो जाता है, और जब पानी सर से गुजर जाए फिर इसका चीखना चिल्लाना मचलना अल अमान। फिर ये किसी नोकीले कांटे की मानिंद हर लम्हा हर पल चुभन का एहसास दिलाकर दिल को बेसुकून रखता है। अगर ये इतने ही खैर ख्वाही के जज्बे से सरशार होता तो हमें बुराई की तरफ कदम न बढ़ाने दे, गुनाहों की तरफ निगाहें न उठाने दे। अभी वो अपने ज़मीर से शिकवों में मगन थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और चंद लम्हों बाद एक मैसूर खून खुशबू के हमरा वो अंदर दाखिल हुआ था। ये तो कबूलियत की घड़ी थी। काश कुछ और भी मांग लेती। बेख्तियार इसके दिल से सदा बुलंद हुई। आफ्टर ऑल, ख्याल आ गया आपको मेरा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? वो इसकी तरफ देखती हुई मुस्कुराकर गोया हुई। जवाबन वो कुछ नहीं बोला, बस बेड से कुछ फासले पर रुक गया था। इसकी निगाहें इसके चेहरे पर थीं, जहाँ शादाबियाँ और रोशनियाँ लौट आई थीं। चंद दिन कबल चेहरे पर पड़ने वाले निशानात और जख्म का कोई शायबा तक न था। इस तरह क्यों खड़े हैं? आपको बैठने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है? इसको मुसलसल अपनी तरफ घूरता पाकर वो घबरा कर बोली, इस खुशफहमी में रहना भी नहीं कि मुझे बैठने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये घर जितना तुम्हारे बाप का है इतना ही मेरे बाप का भी है। अंडरस्टैंड? जलती बर्फ़ का तस्वुर फौरी तौर पर जहन की स्क्रीन पर नमूदार हुआ था। इसका लहजा बेहद ठंडा, मगर इस ठंडक में जो आग भड़क रही थी वो जलती बर्फ़ महसूस हुई थी। इसके लबों की मुस्कुराहट खुजालत में बदल गई और वो सरासीमा होकर बोली, मैंने ये कब कहा? कहा था तुमने एक दिन तुम मुझे इस घर से निकलवा दोगी, और तब मोहब्बत के खुमार में मुझे महसूस ही ना हो सका कि तुम क्या कह रही हो। अब खुमार उतर गया है, मोहब्बत खुमार तो नहीं होती है। नो आर्ग्यूमेंट प्लीज़। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ मम्मा की ख्वाहिश है तुम्हें आउटिंग पर ले जाऊँ। बाय द वे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं मम्मा को इनकार नहीं कर सकता। ये काम तुम करोगी मेरे लिए, ओके? वो कहकर चला गया था। मम्मा और मायदा अभी शॉपिंग करके आई नहीं?
وہ آفس سے آنے کے بعد چینج کر کے آیا تو وہ چائے اور دیگر لوازمات تیار کیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں واپسی میں دیر ہو جائے گی، اس لیے میں نے کال نہیں کی۔ آپ کہیں تو ابھی کال کر کے معلوم کروں؟ نہیں، رہنے دو، ماما کی ہابی ہے شاپنگ کرنا، ایسے میں ان کو کال کرنا ترج دلا دیتا ہے۔ فضل ان کے ہمراہ ہے، وہ ساتھ ہوتا ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ سمجھدار ہے۔ آج آپ آفس سے خاصے لیٹ آئے ہیں، کام زیادہ تھا کیا؟ وہ لوازمات پلیٹ میں رکھ کر اس کو دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم میرا ویٹ کر رہی تھی؟ وہ سینڈوچ اٹھاتے ہوئے شوق ہوا تھا۔ جی، وہ آپ کی لمبے عرصے سے یہی روٹین رہی ہے، تو وہ بولتے بولتے جلدی سے بات بدل گئی تھی۔ کیا ہو جائے گا اگر تم دل کی بات بول دو گی کہ ہاں میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی؟ تم بیوی ہو میری، کوئی پڑوسن نہیں جو اقرار کے بجائے آئیں بائیں شائیں کر رہی ہو۔ بی بریو یار۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اس کو پر اعتماد بنا رہا تھا، اور اس کی یہ کوشش تیزی سے کامیابی کی طرف گامزن بھی تھی۔ ماما اور مائدہ گئی ہوئی ہیں، پھر تم یہاں تنہا کیا کر رہی ہو؟ تمہیں بھی نیچے چلے جانا چاہیے تھا۔ ماما نے اپنی موجودگی میں اوپر رہنے کا کہا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ۔ اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ میں نے آنٹی سے نہیں اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آنٹی کے حکم کا ان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں خیال رکھوں گی، ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ سودا، کون ہو تم؟ تم اس دنیا کی نہیں ہو، تم اس دنیا کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اس دنیا میں جیسی ہو، اس دنیا میں ویسے لوگ کہاں ہوتے ہیں یار۔ تم باہر سے زیادہ اندر سے خوبصورت ہو۔ اس کا خلوص اور سادگی، اثار و مرافت بھرا انداز، ہر قسم کی بناوٹ و دکھاوے سے پاک تھا۔ بہت پاکیزہ روشنی کا حالہ اس کے ارد گرد موجود تھا۔ گلابی و سفید امبرائڈری سوٹ میں اس کا وجود کسی روشن ستارے کی مانند لگ رہا تھا۔ زید اس کے لہجے سے کرنوں کی طرح پھوٹتی سچائی سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اوہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، یہ میرا فرض ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ مجھے ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایسی کوئی نیکی کی ہو جس کے بدلے میں رب کریم نے اجر کی صورت میں تمہیں اس دنیا میں مجھے دیا، وگرنہ جن جن پرابلم سے تم گزری ہو بلکہ گزر رہی ہو، ایسے میں کوئی لڑکی ایسا بیہیو نہیں کر سکتی۔ اس نے سینڈوچ کھانا بھول کر تحسین آمیز انداز میں کہا، اور وہ اس کے اس انداز پر سرخ ہو گئی تھی، اور حیران بھی کہ وہ اس طرح عقیدت مند کیوں ہو رہا ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں ہے اس کی سدا کی نیچر ایسی ہی ہے، دوسروں کی خوشیوں کے لیے خود کو نقصان پہنچانے والی، ہر کسی کی ہنسی کے لیے اپنے دکھ و رنج کی پرواہ نہ کرنے والی۔ آپ بھی کن تکلفات میں گم ہو گئے ہیں۔ آپ کی نظر میں جو رشتے قابل احترام ہیں، میری نگاہ میں بھی وہ لائق احترام اور عزت ہیں۔ ٹو گڈ، وہ ستائشی لہجے میں کہتا ہوا پھر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اس کی وجود کی طمانینت بھری سرشاری چھانے لگی تھی۔ بہت خوشگوار ماحول میں بھی انہوں نے چائے پی تھی۔ اس دوران ہی زید نے اس کو بتایا تھا کہ وہ رضوانہ خالہ کی کال آنے پر ان کی طرف گیا تھا۔ انہوں نے اپنے اور عمرانہ کے درمیان ہونے والی لڑائی پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر صلح نامے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا اگر ممانی اور آنٹی کی صلح ہو جاتی ہے۔ آپ پوری کوشش کیجیے گا ممانی کو راضی کرنے کی، مجھے یقین ہے وہ آپ کی بات رد نہیں کریں گی، میں نے انہیں آپ کی بہت کیئر کرتے دیکھا ہے۔ اس کی بات سننے کے بعد اس نے اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ماں سوائے تمہارے معاملے کے ماما نے ہمیشہ میری ہر بات مانی ہے، وگرنہ میرے کسی فیصلے یا بات کو رد نہیں کیا۔ اچھا ہوا آج ان کی کال آ گئی، اگلے چند دنوں میں خود ان سے رابطہ کرنے والا تھا۔ ڈیڈی رسم کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں، آنٹی کی خواہش ہے یہ، اور تم تو جانتی ہو ماما نے بڑا ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے۔ پھر آپ کس طرح بات کریں گے اور کب بات کریں گے؟ اس کے انداز میں بے ساختگی آ گئی۔ جب تم کہو، بتاؤ کب بات کروں؟ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا، مگر وہ اپنی سوچوں میں محو تھی۔ آج ہی بات کریں، بلکہ ان کی دوستی کروا دیں۔ تم کیوں چاہتی ہو ان کی دوستی ہو جائے؟ کیا ملے گا تمہیں؟ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں کسی کو جھگڑا کرنے ہی نہ دوں۔ جھگڑا مجھے ناپسند ہے، لوگوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے۔ یہ تو ڈیڈی کی کار کا ہارن ہے، ڈیڈی آئے ہیں؟ وہ ہارن کی آواز سن کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
बाली और जहां आरा को वापसी के लिए एक हफ्ता दरकार था। इधर इसको महसूस हो रहा था कि इनके साथ ना जाने की सज़ा मिल रही है। दिल बड़ी शिद्दत से चाह रहा था नानी की आगोश में और बाली के शाने पर सर रखकर दिल का सारा गुबार आंसुओं में बहा दे, और इतने आंसू बहाए कि सारा वजूद इन आंसुओं में नमक बनकर बह जाए और वो फना हो जाए, इतनी दूर चली जाए कि किसी को ढूंढने से भी ना मिले। जब से वो कहकर गया था तब से वो ऐसे मुनफी ख्यालात में गुम रहने लगी थी। हालांकि इसके जाने के 10 मिनट बाद ज़रक़ा बेगम और यूसुफ साहब चले आए थे और इन्होंने आते ही इसको नौफिल के साथ बाहर जाने का कहा भी था। अव्वल तो इसका कहीं जाने का मूड नहीं था। दुम जिस तरह नौफिल इसको नज़रअंदाज कर रहा था, ऐसे हालात में किस तरह इसके साथ जाने का वो सोच सकती थी। इन दोनों ने इसकी दिलजोई की खातिर बेहद इसरार किया था, मगर इसकी ना हाँ में ना बदली थी। इनकी बेपनाह मोहब्बत और चाहत के सामने वो अपने खोल से बाहर ना निकली और निहायत लिया दिया सा अंदाज रखा था। लारैब को इसके वालिदैन इलाज के गर्ज से अमरीका ले गए थे। 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका था इसको हॉस्पिटलाइज हुए। इस अरसे में वो तेज़ी से सेहतयाबी की तरफ आ रहा था। खासी बेहतरी आ गई थी। ज़रक़ा बेगम, यूसुफ साहब इसके आने से बहुत खुश थे। इनकी मोहब्बतों का ही बेलौस बन था जो इसकी अजनबियत और तकल्लुफ़ को खातिर में नहीं ला रहे थे, लेकिन वो चाहते हुए भी इनसे घुल मिल नहीं पा रही थी। सुनो, तुम्हें कुछ मैनर्स भी हैं या नहीं? रात दिन रूम में बंद किए पड़े रहती हो। तुम्हें पापा का ख्याल है ना मम्मा का? अब तुम बिल्कुल ठीक हो, फिर ये अलग थलग रहने की क्या वजह है? तीसरे दिन दंदनाता हुआ वो फिर से इसके कमरे में मौजूद था। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है और ना मैं जोकर हूँ जो इनको गेट अप करके एंटरटेन करूँ, ना ही मैं खुशामद पसंद हूँ जो बिला वजह ही इनके आगे पीछे गर्दिश करूँ। वो बार बार की बेइज्जती बर्दाश्त न कर सके और दुपट्टा शानों पर डालती हुई फिर से आहिस्तगी से गोया हुई। आप मुझे मैनर्स का ताना दे रहे हैं और ख़ुद के बारे में क्या ख्याल है? बिना नॉक किए आप मेरे रूम में इंटर हुए हैं। इसकी आमद से कबल वो मज़े से ऑन दी लेडी मैगज़ीन पढ़ रही थी और दुपट्टा भी एक तरफ पड़ा था। बहुत उजलत में वो खुद को समेटती हुई उठी और तेवरी चढ़ाकर मुखातिब हुई। ओह, मेरे सामने खुद को पर्दे की बोबो साबित ना करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ क्या शय हो तुम। नोफिल प्लीज़ बिहेव मत करो मेरे साथ ऐसा। मैंने खुद को बदलने का अहद कर लिया है। मैं अपने एटीट्यूड पर शर्मिंदा हूँ और शर्मिंदा ऐसे होते हैं। इसका अंदाज बेहद तंजिया था। तुम एहसान फरामोश लड़की हो। जिन लोगों ने तुम्हें इज्जत दी, नाम दिया, मोहब्बत दी और बदले में तुम इनको क्या दे रही हो? हर वक्त यहाँ बंद रहती हो, एक टाइम टेबल पर नहीं आती। कल से मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर में होश नहीं है उन्हें, वो कल से यहाँ नहीं आई और तुम्हें परवाह भी नहीं है कि हर पल तुम्हारा ख्याल रखने वाली 2 दिन से क्यों नहीं आ रही यहाँ। मैं एहसान फरामोश हूँ, बदतमीज़ हूँ, इल मैनर्ड हूँ। फिर लेकर क्यों आए हैं आप मुझे यहाँ? इस रात वहीं मरने दिया होता, क्यों हमदर्दी और अपनायत का ढोंग रचाते हुए मेरे घर आए थे? दुहाइयाँ देते ज़मीर और बेचैन होते क़ल्ब की एक न सुनते हुए वो पुरानी वाली अनशरा बन गई थी। बेहिस बेदर्द और मुश्तइल मिजाज वाली लड़की। तुम्हारी बदमिजाजी और बदजुबानी देख कर अपनी हिमाकत पर अफसोस हो रहा है। तुम इसी काबिल थी कि तुम्हें वहीं सड़ने दिया जाता। तुम जैसे लोग किसी हमदर्दी और खुलूस के लायक नहीं होते। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट कर रही हो, जो मैं गवारा नहीं कर सकता। इसका वजीह चेहरा आग की मानंद सुर्ख हो रहा था। वो आपके पेरेंट्स हैं, मेरे नहीं हैं क्या? इसकी सख्त मिजाजी और इश्तियाल अंगेजी से अंशिरा की आंखें नम हो गई थी। वो जिंदगी के किस दौराहे पर आन खड़ी हुई थी। एक तरफ दिल इसकी तरफ मचलता और दूसरी तरफ इसका रवैया बेजान करने लगता था। अगर तुम इनको अपना समझती तो इनके लिए जोकर भी बन जाती, खुशी खुशी हर गेटअप कर लेती। इस तरह इनको तन्हा हरगिज़ ना छोड़ती। झगड़ा मैं अपने बराबर वालों से करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता आपको क्या हो गया है, कैसी बातें करने लगे हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं आपके साथ चलती हूँ। आई स्वेयर मुझे मालूम ना था उनकी तबीयत ख़राब है। दिल ने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, वगरना वो किसी से सॉरी करना जानती ना थी। ये इनकी क्या होता है? तरीके से बोलो मम्मा, जा रहा हूँ मैं, मेरे पीछे आना, मेरे साथ चलने के लायक नहीं हो तुम। वो कहकर चला गया था। इसके गिरते
آنسوؤں کی قطعی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ وہ ہارن کی آواز سن کر نیچے آیا تو سودا بھی ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ وہاں بھی لاؤنج میں بوا سمیت سب موجود تھے۔ سودا کے اوپر جانے کے بعد یہ تبدیلی آئی تھی کہ 2 ملازماؤں کو رکھ لیا گیا تھا۔ رانو اور رقیہ دونوں جڑواں پہنے تھیں، سانولی رنگت اور ادھیڑ عمر کی عورتیں جو سوتیلے باپ کے ظلم کی ستائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ساری زندگی باپ کو کما کر کھلایا تھا، اس کے بعد بھی وہ اس کے جبر و ظلم کا شکار رہی تھیں۔ ان کی ماں نے شوہر کے انتقال کے بعد بیٹیوں کی تنہائی کے خیال سے عقد ثانی کیا تھا کہ جب وہ بڑی عمر کی ہوں گی تو کوئی بھیڑیا نما انسان اس کی بیٹیوں کی عصمت کی طرف نگاہ نہ اٹھا سکے گا، اور اس حد تک اس کا فیصلہ درست بھی ثابت ہوا تھا۔ ان کا سوتیلا باپ پیسوں کا بھوکا تھا، ساری تنخواہ لینے کے بعد بھی وہ اسی شک میں مبتلا رہتا تھا کہ وہ پوری رقم نہیں دیتی۔ وہ نشے باز جواری تھا، کام کاج کی اس کی ہمت نہ تھی، مگر ان ماں بیٹیوں کو مارنے پیٹنے کے لیے بڑی طاقت آ جاتی تھی۔ کچھ عرصے قبل ان کی ماں ٹی بی کی مریض ہو کر چل بسی تھی، اور ماں کے 1 ہفتے بعد ان کا سالم باپ بھی سوتا کا سوتا رہ گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد مالک مکان نے مکان خالی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ بوا کی ایک عرصے سے جان پہچان تھی، وہ ان کی ماں کی بہن بنی ہوئی تھیں۔ وہ زمرد بیگم کی اجازت سے انہیں وہاں لے آئی تھیں۔ سب کو ہی ان کی عمر ضائع ہونے کا دکھ تھا کہ سوتیلے باپ نے پیسوں کے لالچ میں ان کی شادی ہی نہ ہونے دی تھی۔ وہ اب بڑھاپے کی دہلیز پار کر گئی تھی، بہت محنتی، خاموش طبع اور حکم بجا لانے والی عورتیں تھیں۔ پہلی بار عمرانہ نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہائش پذیر تھیں، جلد سب کا اعتماد جیت لیا تھا۔ وہ کچن میں چائے اور لوازمات تیار کر رہی تھیں۔ بوا بھی وقتاً فوقتاً انہیں ہدایات دیتی رہتی تھیں۔ گھر کے سب فرد ہی ان کو اب کام کرنے سے منع کر دیا کرتے تھے، یہ کہہ کر وہ آرام کریں، کیونکہ دیگر کام 2 ملازمائیں کیا کرتی تھیں۔ زہ نصیب، آج سورج مشرق سے ہی نکلا ہے نا؟ پہلے وہاں آنے والے مدثر اور عمرانہ تھے، اور ان کے پیچھے عروسہ کا ہاتھ محبت سے تھامے آتی ہوئی مائدہ تھی۔ عمرانہ کے علاوہ ان تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، جبکہ مدثر کا چہرہ پہلے سپاٹ مگر اب ان کو دیکھ کر مسکراہٹ ان کے لبوں پر بھی نمودار ہو گئی تھی۔ وہ لوگ آپس میں علیگ سلیگ کرنے کے بعد صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ عروسہ صوفیہ اور زمرد کے درمیان میں ہی بیٹھی تھیں۔ عمرانہ مدثر صاحب کے ساتھ ہی براجمان تھی۔ ان کے چہرے پر بڑی فاخرانہ مسکراہٹ تھی۔ دراصل وہ اس وقت کسی جاننے والی کو دیکھ کر مائدہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف بڑھ گئی تھیں تاکہ قریب آ کر مدثر کے ساتھ عروسہ کو نہ دیکھ لیں۔ وہ تو تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی عروسہ نے التجائی لہجے میں مدثر صاحب سے کہا تھا، پلیز آپ آپی کو اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا کہیے گا۔ عجیب عورت ہو، اپنی جگہ خود اس کو دے رہی ہو۔ میں بھی تو ایک عرصے سے ان کی جگہ پر قبضہ جمائے بیٹھی ہوں۔ ان کی آواز میں بے ساختگی و پشیمانی تھی۔ یہ جگہ اس نے تمہیں خود دی ہے، تم نے چھینی نہیں۔ یہ بحث کا وقت نہیں ہے، میں ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے۔ ان کے لہجے میں التجا سے مٹ آئی تھی۔ یہ ماننے والی بات نہیں ہے، وہ عورت اس قابل ہی نہیں ہے۔ پلیز، میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی، آج پہلی بار مانگ رہی ہوں۔ آپ اس کی قدر سنگدلی سے انکار کیے جا رہے ہیں۔ وہ ہر صورت اپنی بات منوانے پر بضد تھیں۔ پہلی بار مانگا بھی تو کس کے لیے؟ اس بے حس عورت کے لیے جو تمہارے وجود کو نہیں مانتی اور نہ مانے گی۔ مدثر صاحب نے لاکھ انکار کرنا چاہا، مگر عروسہ جو پہلے دن سے ان کی ہر بات پر سر جھکاتی آئی تھی، آج ضد کر کے بیٹھ گئی تھی۔ پھر توہن کرہن وہ ان کو بات ماننا پڑی، اور جب انہوں نے خود ان کی واپسی پر جب فرنٹ ڈور کھول کر عمرانہ کو آفر کی تو پہلے ان کو یقین نہ آیا کہ وہ ان پر ایسے بھی مہربان ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے دوبارہ کہنے پر وہ بڑے انداز و ناز سے فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوئیں، اور جب سے اب تک ان پر سرشاری سی طاری تھی۔ اپنے حسن پر زوم اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ماں کا خوشگوار موڈ دیکھ کر سید نے بھی رضوانہ سے صلح کا عندیہ دیا، یہ بتائے بغیر کہ ان سے یہ سب کرنے کے لیے رضوانہ نے خود کہا ہے۔ حسب عادت وہ ساری خوش اخلاقی و خوش مزاجی بھول کر ان کو سنانے لگیں، پھر مدثر صاحب کی مداخلت پر ہی خاموش ہوئیں۔ تم سدھری ہو نہ سدھرو گی عمرانہ، خدارا اب تو خود کو بدلو، بیٹے کا معاملہ ہے، تمہارے گھر میں ہی نمٹ گیا، مگر معاہدہ کا خیال کرو، وہ سسرال جائے گی تو تمہارے مزاج کے تانے ملیں گے اسے۔ کیسے تانے ملیں گے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ پھر وہ اچھے لوگ ہیں، کوئی جاہل گوار نہیں، معاہدہ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ ہاں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے سودا کو بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے بے حد طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔
सर, आपसे कोई औरत मिलना चाहती है, सेक्रेटरी ने इत्तला दी। कौन है और क्यों मिलना चाहती है? वो जो मेज़ पर रखे कंप्यूटर पर सर्चिंग करने में मसरूफ़ था। नाम नहीं बताया और ना ही मिलने की नौयत बताई है। वो 4 बार पहले भी इसी वीक में आ चुकी हैं। आप यहाँ मौजूद नहीं थे। आपको मालूम है मैं ऐसी किसी औरत से नहीं मिलता। वापस भेज दें। किस बिना पर इसको चक्कर लगाने दे रहे हैं? क्या आपको यहाँ के रूल्स अज़बर नहीं हैं? इस बार नोफिल का लहजा सख्त और नागवारी से भरपूर था। सेक्रेटरी बुरी तरह घबरा गई। सर वो ऐसी नहीं है, बहुत बावक़ार और बापर्दा औरत हैं। फिर मुझसे मिलने की क्या वजह है? वो सीधा होकर बैठ गया। वो कहती हैं ज़रूरतमंद हैं और अपनी ज़रूरत सिर्फ़ आपसे ही बयान करेंगी। मैं इनको समझाने की बेहद कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं किसी से नहीं मिलता। अगर पैसों की ज़रूरत है भी तो इसकी ज़रूरत के तहत दे दो। अगर कोई घर वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो भी मसला हल कर दो। नेक्स्ट टाइम मेरे लिए कोई ऐसा हेडेक नहीं रखिएगा। इसने कीबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नरमी से कहा। ओके सर। वो चला गया तो नोफिल दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अमूमन इस तरह के लोग आते रहते थे। वो स्टाफ के किसी मेंबर को अपनी परेशानी बताने से ज़्यादा बॉस को बताना पसंद करते थे। इनके ख्याल में मुलाजिम से ज़्यादा मालिक फरागदिली से इनकी मदद करेगा। शुरू में जब इसने ऑफिस संभाला था तब ये रिवाज न था कि यूसुफ साहब चैरिटी ट्रस्ट में माहाना रकम भिजवाते थे। ऑफिस में काम के बायस किसी की मजबूरियां सुनने का मौका ही ना मिलता था। इसने यही गलती कर ली थी। शुरू में ऐसे ही लोगों की दादरसी यहीं से शुरू कर दी थी। गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के बायस लोग अपने मसले लेकर आते, जो इनके लिए कोई मसले की बात न थी। कि किसी को घर की ज़रूरत थी, कोई बेटी की शादी का बोझ नहीं उठा सकता था, कोई बच्चों की तालीम के खर्चे उठाने से माजूर था, तो कोई माँ बाप के इलाजों दवाइयों के लिए ख्वार था। शुरू में शुरू में काम का बोझ इस पर इतना ना था तो वो खुद ही सब कुछ देखा करता था। फिर रफ्ता रफ्ता काम का बोझ बढ़ता गया तो इसने लोगों पर पाबंदी नहीं लगाई थी। ये जिम्मेदारी सेक्रेटरी पर डाल दी थी। ना ही चैरिटी होम में जाने वाले रकूम मुनक़ता की थी। कभी कभी ऐसे लोगों में गलत औरतें भी आ जाया करती थीं, जिनके मुतालबात और ख्वाहिशात अलहदा नौयत के हुआ करते थे। ऐसी औरतें इसने पाबंदी लगा रखी थी। औरतों का ये खेल इसके लिए सदा से घिनौना और नापसंदीदा रहा था। वो जब भी ऐसी औरतों को देखता एक चेहरा इसकी निगाहों में उभर आता था। फिर नफरत व बेसुकूनी इसके अंदर सरायत कर जाती थी। अब भी यही हुआ था। इसकी सारी यकसुई ख़त्म हो गई थी। इसने बददिल होकर कंप्यूटर बंद कर दिया था कि मान दरवाज़ा खुला और अबाया हिजाब में लिपटी एक औरत अंदर दाखिल हुई, जबकि इसके पीछे सेक्रेटरी भी घबराया बौखलाया हुआ प्लीज़ मैडम कहता हुआ अंदर आया था। सर, इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और यहाँ तक आ गई। वो खासा बौखलाया हुआ और सख्त परेशान लहजे में बोला। लेडी प्लीज़, आप जो भी हैं अपनी ज़रूरत इनको बता दें, वो पूरी हो जाएगी। मैं इस टाइम बेहद बिजी हूँ, आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा। इसने ऐसे लोगों से सख्त रवैया कभी भी नहीं अपनाया था। फिर वो हिजाब में मलबूस औरत बहुत बावक़ार और तहज़ीब याफ्ता लग रही थी, जो इसकी मेज़ के करीब आकर रुक गई थी। वो इससे खासे अदब से बोला, लेकिन वो औरत गोया पत्थर की बन गई थी। जो निगाहें इसके चेहरे पर जमाए इस तरह खड़ी थी जैसे ज़मीन में इसके पाँव को जामिद कर दिया हो, जिस्म पत्थर का होकर रह गया हो। सिर्फ हिजाब से झांकती दो स्याह आंखें ही जानदार थीं, जो इसके चेहरे को तक रही थीं, इर्द गिर्द से बेखबर। बार बार वहाँ से जाने की दरख्वास्त करते सेक्रेटरी की आवाज़ से बेनियाज वो नोफिल को देख रही थी और देखे जा रही थी। नोफिल की भी समझ में नहीं आ रहा था ये औरत ऐसा क्यों कर रही है। सर, क्या करूं, ये सुन नहीं रही, सिक्योरिटी को कॉल करूं? सेक्रेटरी ने इसके अजीबोगरीब रवैये से परेशान होकर पूछा। आप बताएं क्या प्रॉब्लम है? अगर अब भी आप ना गोया हुई तो मजबूरन गार्ड्स को बुलवाना पड़ेगा। आप खामोश रहकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। वो भी उठकर इनके से कुछ फासले पर खड़ा होकर मुखातिब हुआ। इस बार भी औरत खामोशी से इसको देखती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें पानी से भरने लगीं। दूसरे लम्हे वो आंखें जलथल होने लगीं और चंद लम्हों बाद इस औरत ने बेआवाज़ रोना शुरू कर दिया था। मुझे तो ये औरत पागल लगती है, शायद डेफ भी है। कुछ खौफज़दा से अंदाज में वो नोफिल के कान में मिनमिनाया। फॉर गॉड सेक, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? बताएं मुझे, मैं आपकी क्या हेल्प करूं? मैं आपको पागल नहीं मानता, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। इस औरत के आंसुओं ने इसके दिल को अजीब अफसरदा कर दिया था। इसने सेक्रेटरी को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा। तब वो हिजाब उतार कर बोली, नोफिल। अब सकते में जाने की बारी नोफिल की थी। वो पत्थर बना खड़ा था। हिजाब क्या हटा, इसकी दुनिया ही बदल कर रह गई थी। वजूद जलजलों की जद में आ गया था। शरियानों में खून लावा बनकर दौड़ने लगा था। मुझे पहचाना नहीं बेटा, मैं शहवाना हूँ, आपकी मम्मा। आंखों के साथ साथ इनकी आवाज़ भी भीग रही थी। आपको किस तरह भूल सकता हूँ?
لعنت بھیجتا ہوں اپنی اس میموری پر جہاں آپ کا چہرہ کسی بددعا کی مانند موجود رہتا ہے۔ وہ مرد تھا، مضبوط و قوی اعصاب کا مالک۔ اس ناپسندیدہ ہستی کو جو برسوں کے بعد دیکھا تو اندر کہیں دھماکے ہونے لگے تھے، نفرت و غصے سے بدن میں شرارے ناچنے لگے تھے، مگر اس نے لمحوں میں خود پر قابو پا لیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ آپ نے جرت کیسے کی یہاں قدم رکھنے کی؟ کیا سوچ کر آپ یہاں آئی ہیں؟ وہ جو اس کو کوئی مجبور و لاچار ضرورت مند عورت سمجھ کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ دیکھ کر از خود ہی قدم دور کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے ہی تاثرات تھے کہ شہوانہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکی، دور کھڑی اپنے خوبرو جوان بیٹے کو دیکھ کر رو رہی تھی، جس کے چہرے پر نفرت کے ساتھ اذیت بھی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کر تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک المیہ تھا کہ وہ ایک ایسی ماں بن گئی تھیں جو اپنے بیٹے کو دکھ درد میں مبتلا کرنے والی ماں تھیں۔ میں ایک عرصے سے آپ سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہمت نہیں کر پا رہی تھی آپ کے سامنے آنے کی۔ اب جب دل نے انتہائی مجبور کیا تو میں آ گئی ہوں بیٹا۔ ان کی آواز لرز اٹھی تھی۔ نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو، غلط کیا آپ نے۔ اللہ کے واسطے نوفل، پلیز میرا نام مت لیں، آپ کو حق نہیں ہے میرا نام لینے کا، اور چلی جائیں آپ یہاں سے، کبھی لوٹ کر نہ آنے کے لیے۔ اس طرح مت کہیں، ماں ہوں میں آپ کی ماں۔ یہی چیز مجھے بچپن سے اذیت دیتی آئی ہے کہ آپ ماں ہیں میری، ایک ایسی ماں جس نے ہمیشہ اپنے دل کی سنی، اپنی خواہشات کو معتبر سمجھا، اپنی فریڈم کو اہمیت دی۔ اس دل کی سن کر ہی آئی ہوں، کبھی ضمیر کی بھی سنی آپ نے؟ اب صرف ضمیر کی سنیں اور یہاں سے تشریف لے جائیں۔ یہاں میں اپنے پاپا کی قاتلہ کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں نفرت و ناپسندیدگی اور بیزاریت تھی، مگر احترام بھی ملحوظ خاطر تھا۔ کسی لمحے اس نے آواز بلند نہیں ہونے دی تھی، کسی طور بدتمیزی و بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، میں جانے کے لیے ہی آئی ہوں، پھر جائیں، میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہی ہیں؟ صرف ایک اپیل ہے میری آپ سے۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ کے چہرے پر مجھے بابا کے آنسو دکھائی دے رہے ہیں جو آپ کی بے وفائی نے انہیں دیے تھے۔ آپ کی آواز میں بابا کی کراہیں گونج رہی ہیں جو آخری دم تک محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ زندگی کے آخری دن بھی آپ کو ہی پکار رہے تھے۔ شہوانہ زور و شور سے رونے لگی، پچھتاووں، آہوں اور سسکیوں سے کمرے کی فضا گونج رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئیں۔ پلیز پلیز یہاں تماشا مت بنائیں۔ یہ جو عزت و احترام میں آپ کو دے رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ پاپا کی محبت تھی، وہ محبت جو آخری دم تک وہ آپ سے کرتے تھے۔ اگر میں ان کی محبت کا احترام نہ کرتا تو آپ کا چہرہ دیکھتے ہی دھکے مار کر آپ کو یہاں سے نکال دیتا، کہ آپ جیسی عورت پر نگاہ ڈالنا بھی میں اچھا نہیں سمجھتا۔ ان کو لگا سینے میں سانس اٹک کر رہ گئی ہے۔ آئیں پلیز، اس سے زیادہ میں آپ کی عزت افزائی نہیں کر سکتا۔ اس نے گیٹ کھول کر ان کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت کچھ کہنے اور سننے کے ارادے سے آئی تھی۔ اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر درد کی ٹیز تھی جو سینے کے اندر بڑھتی چلی گئی تھی۔ اس دنیا کی کرنی اس دنیا میں ہی بھرنی پڑتی ہے، آخرت کا حساب آخرت میں ہی ہوگا۔ اس کا انداز و لہجہ اس قدر ٹھوس اور بے لچک تھا کہ ان کو گمان گزرا کہ اگر وہ یہاں سے نہیں گئیں تو وہ اب تمام ادب و لحاظ بالائے طاق رکھ کر دھکے دے کر انہیں وہاں سے نکال دے گا۔ سو وہ مردہ قدموں سے چلتی ہوئی وہاں سے نکل گئیں۔ پیچھے بند ہونے والے دروازے کی زوردار آواز نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اس بات سے بے نیاز ہو چکی تھیں کہ وہ جو بڑے اہتمام سے حجاب میں آئی تھیں وہ اب شانے پر لٹک رہا تھا۔ ویسے بھی وہ حجاب نوفل کی وجہ سے لے کر آئی تھیں کہ وہ ان کا چہرہ دیکھ کر ہی ملنے سے انکار کر دے گا، اور اس حجاب کا ان کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ انہوں نے اس کو قریب سے دیکھ لیا تھا۔ ایک عرصے سے وہ اس کو دور دور سے دیکھ رہی تھیں۔ عمر کے اس دور میں جب ٹھوکریں کھا کھا کر وہ اصل کی طرف لوٹ آئی تھیں، پھر معلوم ہوا کہ انہوں نے لوٹنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ وہ آج کل ویسے بھی تنگ مزاج ہو رہا تھا۔ بہت عرصے بعد اس کی طبیعت میں بیزاری اور سرد مہری ابھری تھی۔ انشرا کی ضد و ہٹ دھرمی کے باعث ہونے والے واقعے نے اس کے اندر الاؤ جلا ڈالا تھا، گو کہ اس کے زخم مندمل ہو گئے تھے۔ چہرہ بھی صاف ہو گیا تھا، لیکن اس کی مردانہ انا پر جو تازیانے لگے تھے وہ زخم جلد بھرنے والے نہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جان بوجھ کر اس کو سخت سست سنا رہا تھا۔ اور ابھی جو کچھ ہوا تھا وہ ناممکنات میں سے تھا کہ ایک عورت جو برسوں قبل اپنے ہرجائی پن کے باعث شوہر اور بیٹے کو چھوڑ کر جا چکی تھی، وہ کسی طرح اور کس منہ سے واپسی کی جسارت کر پائی، لیکن یہ جسارت وہ عورت کر چکی تھی۔ اس کے عمر کے اس دور میں جب عاشقوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا
फिर इसको यहाँ ही आना था। दरवाज़ा बंद करके दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गया था वो औरत जो इसके लिए मर चुकी थी, काश मर ही जाती तो अच्छा ही रहता। वो ना यूं आज सामने आती, ना दर्द के सिलसिले दोबारा से रवां होते। सर, सर, आर यू ऑल राइट? करीब खड़े सेक्रेटरी ने परेशान कुन आवाज में इससे आंखें खोली जो सुर्ख अंगारा हो रही थी। आपकी तबीयत ठीक है सर? क्या हुआ है? क्यों आए हो यहाँ? इस वक्त जब वो अपने माजी की वादियों में गुम था, इसका आना सख्त बरहम कर गया था और इसी बरहमी से इस्तफसार भी किया गया। आई एम सॉरी सर, मैं कई मिनट से डोर नॉक कर रहा था। जब आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मुझे मजबूरन अंदर आना पड़ा। आई एम रियली सॉरी अगेन सर। मैं डॉक्टर को कॉल करूं? आपकी तबीयत बेहतर नहीं है? वो बेचारा इसके गुस्से का शिकार होकर भी फिक्रमंदी से कह रहा था और अपने सख्त रवैये का एहसास इसको भी हो गया था। माफ़ करना यार, बस रात ढंग से सो नहीं सका हूँ। शायद मैं सो गया था तभी नॉक की आवाज़ नहीं सुनी। वो जबरन मुस्कुराया। सर, मैं डॉक्टर को कॉल करूं? आप बेटर नहीं हैं? वो भी महसूस कर रहा था कुछ देर कबल हशाश वशाश दिखाई देने वाला बॉस बीमार दिखाई दे रहा है। जवाबन इसने इनकार में सर हिला दिया। आप किस काम से आए थे? वो अब संभल चुका था। ओह, मैं ये बताने आया था, वो खातून जो आपसे मिलने आई थी अचानक बेहोश होकर गिर गई हैं। वो चौंक कर गोया हुआ। एम्बुलेंस को कॉल करें, किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाएं। इस पर इस खबर ने कोई ज्यादा असर न डाला था। जो लोग अपनी हरकतों के सबब खास से आम हो जाएं, इनका फिर होना ना होना बराबर होता है। जहन इस उलझन का शिकार हो गया था। वो लाख खुद को बेबसी और बेगानगी के खोल में मुक़ीद कर चुका था, मगर कहीं दिल में धड़कन मौजूद थी। एहसास मुंजमद हो सकते हैं लेकिन धड़कन जिंदा होने का पता दे ही दे जाती है। वो एक समझ में ना आने वाली कैफियत का शिकार था। अजीब कुनूतियत इस पर सवार हो गई थी। वो ऑफिस से उठा और बेमकसद कार सड़कों पर दौड़ाता रहा। शाम कब रात में तब्दील हुई इसको महसूस ना हो सका। आज इसने खूब स्मोकिंग की थी। वहशतों से छुटकारा तब भी ना मिला था। ममा की कॉल ने घर की राह दिखाई तो वो घर चला आया और ममा के साथ वो भी इसको कॉरिडोर में ही टहलती हुई मिल गई थी। खैरियत थी ना बेटा, कहाँ रहे इतनी देर? अंशिरा वहीं रुक गई जबकि जरका बेगम तेजी से इसकी तरफ आकर गोया हुई। वो परेशान और फिक्रमंद लग रही थी। यही तासुरात इसके भी थे। वो टुकुर टुकुर इसके चेहरे को देख रही थी। जहाँ कुछ खास बात दिखाई दे रही थी, लगता था कुछ हुआ है। मैंने ऑफिस कॉल की थी, वहाँ फ़ोन की बेल बज रही थी। आपको कॉल की तो आपने रिसीव नहीं की। हर बार कॉल करने पर यही हुआ। मैंने टाइम देखा ज़्यादा हो गया तो घबराकर महमूद को कॉल कर दी। इसने जब बताया कि आप बहुत जल्द ऑफिस से निकल गए थे तो मानो मेरा दम निकलने को था कि अल्लाह खैर करे। वो इसका चेहरा हाथों में थामे गुलगीर लहजे में कह रही थी। नोफिल इनको बाजुओं में भरकर सोफे पर बैठ गया। मेरे साथ साथ अंशिरा भी बहुत परेशान हो गई थी। आप आखिरकार कहाँ चले गए थे? क्या वजह हुई थी जो आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे? इन्होंने अंशिरा को बैठने का इशारा किया। इसकी गाहे बगाहे निगाहें नोफिल पर पड़ रही थीं, जिसके चेहरे पर तनाव था। चेहरे की रंगत मुतगय्यर और आंखें लहू की तरह सुर्ख। सॉरी ममा, मैं मोबाइल साइलेंट पे करके भूल गया था। अरे, आपको तो बहुत तेज़ फीवर हो रहा है। इसकी पेशानी छूकर वो घबरा कर गोया हुई। और इनका चेहरा और आंखें देखें कितनी सुर्ख हो रही हैं। इनकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। आप मुझे अपने फैमिली डॉक्टर का नंबर बताएं, मैं कॉल करके बुलवाती हूँ। वो घबरा कर गोया हुई। शट अप, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमदर्दी करने की।